बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, सीटेट उर्दू पेडागोजी का हक़ तालीम का एक्ट 2009। ओके, हक़ तालीम का एक्ट, हक़ का मतलब अधिकार, तालीम यानी कि शिक्षा, और एक्ट यानी कि अधिनियम। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि हक़ तालीम का एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट इसको इंग्लिश में कहेंगे। इंग्लिश में क्या कहेंगे? राइट टू एजुकेशन एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट कहा जाएगा। हिंदी में शिक्षा का अधिकार अधिनियम। और ये जो टॉपिक है ये आपको हिंदी में भी पढ़ना है, इंग्लिश में भी पढ़ना है, एंड यहाँ पर उर्दू में भी पढ़ना है। अब उर्दू में उर्दू के शब्दों को लिख करके क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो उर्दू में भी पढ़ना ज़रूरी है, हिंदी में भी पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन थ्योरी टॉपिक सेम ही रहेगा, बस लैंग्वेज बदल जाएगा। देखिए, हक़ तालीम का एक्ट 2009 ये क्या है समझते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये पेपर 2 और पेपर 1 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे आपने लैंग्वेज 1 में या फिर लैंग्वेज 2 में आपने उर्दू लिया हो, आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, समझिएगा ध्यान से। देखिए, अपने हिंदुस्तान देश में, अपने मुल्क में 12 दिसंबर 2002 के दिन हिंदुस्तानी आईन, यानी कि हिंदुस्तानी आईन का मतलब क्या? भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 86वां तरमीम किया गया, यानी कि 86वां संविधान संशोधन किया गया, अमेंडमेंट। लिखिए कितना नंबर ये संशोधन था, तरमीम कितना नंबर? तो 86वां संविधान संशोधन किया गया 12 दिसंबर 2002 के दिन अपने भारतीय संविधान यानी कि हिंदुस्तानी आईन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, यानी कि हिंदुस्तानी आईन जिसको दस्तूर हिंद भी कहते हैं, उसमें 86वां तरमीम किया गया, यानी कि संशोधन किया गया। और संशोधन के तहत जो भारतीय संविधान का भाग 3 है ना, कितना नंबर भाग? तो भाग 3 जो हमें मूल अधिकार देता है, यानी कि फंडामेंटल राइट देता है, बुनियादी हक देता है, किसे कहते हैं मूल अधिकार? मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं, जरा एक बार लिख करके तो बताइए, मूल अधिकार किसे कहते हैं? आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ा होगा इसे। तो मूल अधिकार वे अधिकार होते हैं जिस अधिकार को हमसे कोई नहीं छीन सकता है, वो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं, कोई नहीं छीन सकता है हमें। जैसे कि हमें जिंदगी जीने का अधिकार है, हमसे ये अधिकार, ये हक कोई नहीं छीन सकता है। अगर कोई हमें मारने की कोशिश करता है तो अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में, अटेम्प्ट टू मर्डर के केस में अंडर सेक्शन 307 ऑफ आईपीसी के तहत उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक कि हम अपनी जान खुद भी नहीं ले सकते हैं, यानी कि जीने का अधिकार, मौलिक अधिकार इसी को कहते हैं जो कोई नहीं छीन सकता, ना दूसरा छीन सकता है ना हम खुद छीन सकते हैं। ठीक है, तो हम खुद भी अपनी जान नहीं ले सकते, अपनी हत्या नहीं कर सकते, आत्महत्या नहीं कर सकते हैं। अगर आप आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं तो अंडर सेक्शन ऑफ 309 के तहत आपको पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं मूल अधिकार। भाग 3 में हमें कौन कौन से मूल अधिकार दिए गए हैं इसी के बारे में चर्चा है, वहां पर विस्तार से बताया गया है। ठीक है, ध्यान से सुनते चलिएगा। अब यहाँ पर जो मौलिक अधिकार है, मूल अधिकार जो हमसे कोई नहीं छीन सकता है, वो हमारे ही हैं। इसको पढ़िए लेकिन लागू अभी नहीं कीजिएगा, घर वालों के साथ तो बिल्कुल लागू मत कीजिएगा। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार की चर्चा। और भाग 3 के ही आर्टिकल 21 में हमें बताया गया है कि हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है, यानी कि हमें जिंदगी जीने का अधिकार है, हम अपनी जिंदगी को जी सकते हैं, हमसे अपनी जिंदगी कोई नहीं छीन सकता है। और दैहिक, प्राण और दैहिक से स्वतंत्रता, यानी कि प्राइवेसी रखने का भी, जो पासवर्ड वगैरह हम लोग अपनी प्राइवेसी रख सकते हैं, यानी कि छुपा सकते हैं,
प्राइवेसी और अपने जिंदगी जीने का हक यानी कि अधिकार भाग 3 के आर्टिकल 21 में दिया गया था। ठीक है, लेकिन 12 दिसंबर 2002 के दिन 86वां संविधान संशोधन यानी कि तरमीम करके आर्टिकल 21 जो था ना, जिसमें हमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दी गई थी, जीने और अपने प्राइवेसी यानी कि पासवर्ड वगैरह छुपाने की जो स्वतंत्रता, जो अधिकार दिया गया था, उसमें यानी कि आर्टिकल 21 में क जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया गया? क। ठीक है, आर्टिकल 21 में क जोड़ दिया गया और आर्टिकल 21 के क के अनुसार जो ये तालीम लेने का हक है ना, यानी कि शिक्षा प्राप्त करने का हक, ये अधिकार, इसको बुनियादी हक बना दिया गया, यानी कि इसको भी मौलिक अधिकार बना दिया गया, इसको भी मूल अधिकार बना दिया गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया। यानी कि 2002 से ये जो शिक्षा लेने का अधिकार है, ये मौलिक अधिकार हो गया। अब ये हम लोगों से कोई नहीं छीन सकता है। ठीक है, कोई नहीं छीन सकता है। जिस तरीके से हमें जिंदगी जीने का हक कोई नहीं छीन सकता है, कोई हमें मार नहीं सकता है, हत्या नहीं कर सकता है, उसी तरीके से तालीम लेने के हक को भी बुनियादी हक बना दिया गया, यानी कि मूल अधिकार बना दिया गया, यानी कि फंडामेंटल राइट बना दिया गया। FR शॉर्टकट में मैं लिख दी हूँ। ठीक है, तो बताइए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत तो नहीं है? यहाँ तक समझ में आ गया है? तो 12 दिसंबर 2002 को हमारे हिंदुस्तानी आइन में तरमीम हुआ, 86वां तरमीम, और भाग 3 के, जिसमें फंडामेंटल राइट है, हमारे बुनियादी हक है, मौलिक अधिकार है, भाग 3 के 21 के क में जोड़ दिया गया तालीम लेने के हक को, और उसे बुनियादी हक बना दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है? अब देखिए यहाँ पर अगस्त 2009 की बात है, अगस्त के महीने में 2009 की बात ये बताई जा रही है। अगस्त 2009 में पार्लियामेंट से एक बिल को मंजूरी मिली, यानी कि एक बिल पास किया गया था। कब? तो लिखिए, अगस्त 2009 में पार्लियामेंट से एक बिल पास हुआ। बिल यानी कि विधेयक। विधेयक पास जब हो जाता है ना संसद से, जब संसद से विधेयक पास हो जाता है तो वो बदल जाता है एक्ट में। किसमें बदल जाता है? वो एक्ट में बदल जाता है, यानी कि अधिनियम में बदल जाता है। तो अगस्त 2009 के दिन, अगस्त 2009 में पार्लियामेंट से एक बिल की मंजूरी मिली, यानी कि एक विधेयक यानी कि बिल पास हुआ, जो एक्ट यानी कि अधिनियम में बदल गया। और यही अधिनियम आप लोगों को पढ़ना है, जिसको कहते हैं हक के तालीम का एक्ट 2009, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, तो ये जो बिल को मंजूरी मिली थी, यानी कि ये जो विधेयक पास हुआ था और अधिनियम यानी कि एक्ट बन गया था, भारतीय संविधान, भारतीय संविधान, वेरी गुड। मेरा 51 है, क्या प्राइवेट कॉलेज मिल सकता है? जितने भी 82+ वाले एस्पिरेंट है ना, उन्हीं को मिलेगा। अभी देखिए, अभी बहुत ज्यादा गड़बड़ी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखिए, तो अगस्त 2009 की बात थी, वो अधिनियम जो पास हुआ था, यानी कि जो बिल पास हुआ था, जो एक्ट यानी कि अधिनियम बना था, वही आपको पढ़ना है, हक के तालीम का एक्ट 2009। 2009 क्यों लगा है? क्योंकि अगस्त 2009 में ये जो बिल है ये पास हुआ था। ठीक है, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसको RTE भी कहते हैं, RTE 2009 शॉर्टकट में, RTE 2009 यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये एक्ट तो पार यानी कि जो बिल है पारित हो गया और ये एक अधिनियम बन गया।
लेकिन इसको 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में यानी कि पूरे हिंदुस्तान में लागू कर दिया गया। ये जो अधिनियम था, हक के तालीम का अधिनियम यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये 2009 में पारित तो हो गया था, बिल अधिनियम बन गया था, एक्ट बन गया था, लेकिन लागू कब से किया गया? तो लिखिए 1 अप्रैल 2010 से पूरे भारत में यानी कि पूरे हिंदुस्तान में लागू किया गया, केवल और केवल जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके। यानी कि सिर्फ और सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़ दीजिए, जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू कर दिया गया ये अधिनियम। ठीक है, अब देखिए जब ये अधिनियम लागू हुआ पूरे भारत में 1 अप्रैल 2010 से लागू हो गया ये अधिनियम, तो भारत जो है ना आरटीई नाफिज करने वाला यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट, हक के तालीम का एक्ट लागू करने वाला 135वां मुल्क बना। 135वां मुल्क बना था, 135 नंबर पर था अपना भारत देश जो आरटीई लागू किया था, राइट टू एजुकेशन एक्ट। ठीक, वेरी गुड, 135वां मुल्क बना था। अब बात करते हैं कि हक के तालीम का एक्ट 2009, ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, इसमें क्या क्या बात कही गई है। तो देखिए इसमें सबसे पहले इस अधिनियम में बात की गई थी, इसमें लिखा गया था कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम हासिल करने का हक मिलना चाहिए। यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम का पहला पॉइंट क्या था कि 6 से 14 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम हासिल करने का हक देता है। ये जो अधिनियम है बच्चों को क्या हक देता है, क्या अधिकार देता है? तो 6 से 14 साल के जितने भी उम्र के बच्चे हैं उनको मुफ्त यानी कि फ्री और लाजमी यानी कि अनिवार्य यानी कि ज़रूरी ही ज़रूरी है, जितने भी 6 से 14 साल की उम्र वाले बच्चे हैं उनको एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी पैसा नहीं लेना है, मुफ्त और लाजमी। लाजमी का मतलब अनिवार्य, ज़रूरी ही ज़रूरी है, ना नहीं कह सकते हैं। तो मुफ्त और लाजमी ये दोनों वर्ड याद रखिएगा। मुफ्त और लाजमी तालीम हासिल करने का ये हक देता है आरटीई 2009 यानी कि हक के तालीम का एक्ट 2009। ठीक है, फिर आगे बात की गई है कि तमाम सरकारी स्कूल, जितने भी सरकारी स्कूल हैं अपने देश में, एलिमेंट्री एजुकेशन यानी कि 1 से लेकर 8वीं क्लास तक की जो शिक्षा है वो बिल्कुल मुफ्त, एक भी पैसा आपको नहीं लेना है, फ्री होनी चाहिए, फ्री मतलब फ्री। ठीक है, तो ये सरकारी स्कूलों पर लागू कर दिया गया हक के तालीम का एक्ट 2009 के तहत कि आप 1 से लेकर 8वीं क्लास के बच्चों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट तालीम देंगे, एक भी पैसा आपको नहीं लेना है, एकदम मुफ्त। यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन जो है ना, प्राइमरी शिक्षा, उसको क्या कर दिया गया, प्रारंभिक शिक्षा, उसको फ्री कर दिया गया, एकदम मुफ्त कर दिया गया। और इसमें बताया गया जो माजूर तलबा है यानी कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं, ठीक है, फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चे हैं, उन्हें छूट दी गई, यानी कि 4 साल और छूट दे दी गई। यहाँ पर 6 से 14 साल की बात की गई थी ना कि 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और लाजमी शिक्षा दी जाएगी, लेकिन इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि जो माजूर यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनको 6 से 18 साल की उम्र तक मुफ्त और लाजमी शिक्षा दी जाएगी। ठीक है, यानी कि मुफ्त और लाजमी तालीम देने का हक जो है ना उनको मिला था, जो माजूर यानी कि फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, विकलांग हैं, उनको। ठीक है, कितना उम्र? तो 6 से 18 वर्ष, 6 से 18 साल। जो माजूर तलबा है उनकी बात की गई है, और जो फिजिकली डिसेबल्ड नहीं है वो 6 से 14 साल। ठीक, जो माजूर तलबा है उनको 6 से 18 साल, याद रखिएगा। और फिर यहाँ पर प्राइवेट स्कूल में भी कुछ नियम लागू किए गए। प्राइवेट स्कूलों में कहा गया कि 25% सीट ईडब्ल्यूएस के लिए आपको खाली रखने हैं। 25% जो सीट है वो ईडब्ल्यूएस के लिए आपको छोड़ देने हैं। ये प्राइवेट स्कूलों पर लागू किया गया था।
अब देखिए, इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि उम्र के मुताबिक जमात में दाखिला देकर उन्हें खुसूसी तरबियत दी जाए। यानी कि बच्चों से टेस्ट नहीं लेना है जब बच्चा आए स्कूल में पढ़ने के लिए, और एडमिशन के दरमियान सॉरी एडमिशन के दौरान आपको क्या करना है, आपको ना उससे कुछ पूछना है, ना ही कोई टेस्ट लेना है। जिस तरीके से प्राइवेट स्कूल में हम लोग जाते हैं और एडमिशन करवाते हैं तो प्राइवेट स्कूल वाला टेस्ट लेता है ना, ताकि पता चले कौन से क्लास में इसको रखा जाए। लेकिन यहाँ पर इस एक्ट के तहत कहा गया था कि आपको टेस्ट के जरिए जो है ना सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं देना है, बल्कि उम्र के बच्चा का उम्र देखिए, उम्र के हिसाब से उसको क्लास में डालना है। मान लीजिए कोई एकदम बड़ा बच्चा हो गया है और उसकी तालीम रुक गई थी, यानी कि वो पढ़ाई करना छोड़ दिया था लगभग 4-5 साल तक, और उसकी सिर्फ उम्र बढ़ गई, सोच विचार और उसके अंदर शिक्षा नहीं है, तो भले ही उसकी उम्र बढ़ गई है, वो घोड़े की तरह बढ़ गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अब ये नहीं कि उसको टेस्ट ले करके और पीछे की क्लास में डाल देंगे, ऐसा नहीं है। उसके उम्र के हिसाब से उतने ही क्लास में डालिए, लेकिन बस उसको खुसूसी तरबियत दीजिए, यानी कि स्पेशल क्लास उसको देना है। ठीक है, समझ में आया ना ये बातें? यानी कि जो बच्चा सिर्फ बढ़ गया है, तालीम उसको नहीं मिली है, उसका पढ़ाई छूट गया था, 4-5 साल तक वो कुछ भी नहीं पढ़ा और सिर्फ वो बड़ा हो गया है, उम्र बढ़ गई है उसकी, तो उम्र के हिसाब से उसको जो है ना क्लास में डालना है। अब ये नहीं कि उम्र बढ़ गया है और पढ़ाई नहीं किया है तो उसको क्लास 1 में डाल दे, क्लास 2 में डाल दे, उसको उसके उम्र के हिसाब से ही क्लास में डालना है, बट उसको खुसूसी तरबियत देनी है, स्पेशल क्लास देकर के बाकी बच्चों के पैरेलल लेकर के आना है। जितने भी बच्चे हैं, मान लीजिए कोई 8वीं क्लास में बच्चे पढ़ रहे हैं और कोई ऐसा बच्चा है जो पढ़ा ही नहीं है और वो बड़ा हो गया, एकदम लंबा हो गया, 4-5 साल तक उसकी पढ़ाई, 2 क्लास तक पढ़ा था, 3 क्लास तक पढ़ा था और उसके बाद से वो पढ़ाई छोड़ दिया और वो बड़ा हो गया। तो अब ऐसा नहीं कि बड़ा हो जाने के बाद आप उसको 3 और 4 क्लास में ही डालेंगे, नहीं, उसको 8वीं क्लास में ही डालेंगे, बस खुसूसी तालीम देंगे, खुसूसी तरबियत देंगे। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। माजूर तलबा के स्कूल तक आमद और रिफत की जिम्मेदारी हुकूमत की होगी। यहाँ पर इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं उनके आने और जाने की जिम्मेदारी हुकूमत यानी कि सरकार की होगी। सरकार उसको जो है ना सुविधा उपलब्ध कराएगी कि जो फिजिकली डिसेबल्ड बच्चे हैं, विकलांग बच्चे हैं, वो स्कूल जाए तो जाए कैसे और आए तो आए कैसे, यानी कि जाने और आने, आमद और रिफत की जिम्मेदारी ये सरकार को दी गई थी। ठीक है, फिर दाखिला के वक्त टेस्ट नहीं लेना है या फिर कोई भी ज़ाती इम्तहान नहीं लेना है, ना तो आप कोई टेस्ट ले सकते हैं ना कोई पर्सनल एग्ज़ाम ले सकते हैं, आपको डायरेक्ट स्कूल में एडमिशन लेना है। तो देखिएगा, आप सरकारी स्कूल में जाएंगे ना तो कोई टेस्ट नहीं होता है, डायरेक्ट एडमिशन होता है। ये इसी एक्ट के तहत कहा गया था कि जब बच्चा एडमिशन लेने आए तो उसको ये अधिकार है बच्चे को कि जिस स्कूल में चाहे उस स्कूल में एडमिशन ले सकता है। ये बच्चे को अधिकार दिया गया है, जिस स्कूल में चाहे बच्चा उस स्कूल में जा सकता है और अपना एडमिशन करवा सकता है। और वो जो स्कूल वाले हैं उससे कोई भी टेस्ट नहीं लेंगे और ना ही कोई ज़ाती इम्तहान लेंगे, यानी कि कोई पर्सनल एग्ज़ाम लेंगे, डायरेक्ट उनको एडमिशन देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये बच्चों को हक दिए गए थे। ठीक, बच्चों को जिस्मानी, ज़हनी और जज्बाती तौर पर सज़ा आप नहीं दे सकते हैं। ये शिक्षकों को कहा गया था कि जितने भी शिक्षक हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं ठीक है, लेकिन बच्चों को ना तो आप जिस्मानी यानी कि फिजिकली, ना ज़हनी और ना ही जज्बाती यानी कि ना तो मेंटली, ना इमोशनली, ना फिजिकली आप तौर पर सज़ा नहीं दे सकते हैं, यानी कि मारेंगे नहीं, पीटेंगे नहीं, उसको प्यार से समझा करके पढ़ाएंगे। क्योंकि मारना पीटना आसान होता है, डिफ़िकल्ट क्या होता है, प्यार से समझाना। तो आप बच्चों को जो है ना तो फिजिकली, ना ही मेंटली और ना ही इमोशनली किसी भी तरह से सज़ा नहीं देंगे, उसे हरास नहीं करेंगे। ठीक है, उसको पनिशमेंट नहीं देंगे, आप उसे प्यार से समझाएंगे, पढ़ाएंगे। ये बात
टीचर्स को कही गई थी। ठीक है, और फिर यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट लिखा गया था इसी हक तालीम के एक्ट 2009 में कि आप जो है ना प्राइवेट ट्यूशन नहीं दे सकते हैं। कुछ ऐसे आप देखे होंगे, होता था ऐसे कि सरकारी स्कूल में मास्टर जी पढ़ा रहे हैं और उसके बाद से अलग से ट्यूशन भी देते हैं वो। तो ये जो अलग से ट्यूशन देने वाला काम था ना, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, इस पर रोक लगा दिया गया। यानी कि आप अलग से प्राइवेट ट्यूशन बच्चों को नहीं देंगे। पढ़ाना है, सरकारी टीचर हैं आप, सरकारी स्कूल में आकर के पढ़ाइए, पूरे ईमानदारी से पढ़ाइए, अलग से ज़्यादा लालच नहीं, प्राइवेट ट्यूशन नहीं आप कराएंगे। ठीक है, तो इस पर रोक लगा दी गई। ठीक, फिर आगे कहा गया है कि बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एनसीपीसीआर, ये जो आयोग है इसका गठन किया गया। और ये जो आयोग है इसको गठन किया गया किस चीज़ के लिए? ताकि ये जाए और स्कूल में जांच पड़ताल करे कि बच्चों को उनके हक मिल रहे हैं कि नहीं। ठीक, बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, यानी कि उनके संरक्षण के लिए, उनकी रक्षा के लिए, देखभाल के लिए, और सही तरीके से एजुकेशन यानी कि शिक्षा दी जा रही है कि नहीं, ये आयोग का गठन किया गया था एनसीपीसीआर का। ठीक है, हालांकि अगर देखा जाए ज़मीनी तौर पर, रियलिटी अगर देखी जाए ना, गांव देहात में आप खुद जाइएगा, पहले तो इतना धांधली होता था, एकदम सरकारी जो स्कूल था ना, सरकारी स्कूल एकदम बेकार, एकदम बेकार। पढ़ाई का तो कोई नामो निशान नहीं होता था। बच्चे आते थे, खेलते थे, चले जाते थे। स्कूल ड्रेस का ना कोई ये खोज खबर है, ना किसी भी चीज़ का, ना मास्टर जी का आता पता है। मास्टर जी खुद 11-12 बजे आते थे। तो इस तरह की पहली इतना ख़राब व्यवस्था थी। लेकिन अभी थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन पूरा सुधार नहीं हुआ है अभी भी। ठीक है, अभी भी थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन पूरा सुधार अभी भी नहीं हुआ है, आप देखेंगे तो। बच्चे जाते थे नीचे, पहले होता था कि खुद से घर से लेकर जाएंगे बोरा चट वगैरह और बिछा करके सरकारी स्कूल में बैठ करके पढ़ते थे। और टाइम टू टाइम पढ़ाया भी नहीं जाता था, उतनी शिक्षा पर ध्यान नहीं दी जाती थी सरकारी स्कूल में। खुद सरकारी जो टीचर थे वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे, सरकारी स्कूल में नहीं भेजते थे। 54 नंबर दिया है मेरा, 37 नंबर काट लिया है मैम, मेरा 37 गलत है। डिलीट का कुछ नहीं होगा तो मैम नाम नहीं लिखवाएंगे। अरे ऑब्जेक्शन का भी आया है ना, ऑब्जेक्शन का ऑप्शन है, ऑब्जेक्शन कीजिए। और जो 37 का 37 जो क्वेश्चन आपने सही किया है वो गलत बता रहा है, तो आप ऑब्जेक्शन कीजिए। इतनी खराब सिस्टम है कि मैं क्या ही करूं, गुस्सा तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, लेकिन आयोग ही ऐसा कर रहा है। देखिए इतनी खराब सिस्टम, इतनी खराब व्यवस्था है, इसी पर यही मैं बोल रही हूँ कि छोटे से छोटे पैमाने से लेकर बड़े से बड़े पैमाने पर एकदम मिसमैनेजमेंट है, खराब व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे बात करते हैं। तो बच्चों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एनसीपीसीआर का गठन किया गया था, इसको कायम किया गया था ताकि ये देखभाल करे कि सही से शिक्षा दी जा रही है कि नहीं बच्चों को। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और बात कही गई थी हक़ तालीम के एक्ट 2009 में, यानी कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम में, ये भी एक बात कही गई थी कि 8वीं जमात तक, यानी कि 8वीं क्लास तक आप बच्चे को फेल नहीं कर सकते हैं। यानी कि 8वीं जमात तक फेल न करने की पॉलिसी आपको अपनाना है। 8वीं क्लास तक आप बच्चे को फेल नहीं करेंगे। अगर बच्चा कमज़ोर है तो उसे प्यार से पढ़ाएंगे, समझाएंगे और उसे बाकी बच्चों के पैरेलल लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये नियम लागू किया गया था हक़ तालीम के एक्ट 2009 में। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला पॉइंट कहा गया था कि 8वीं जमात तक अपनी मादरी ज़बान में तालीम हासिल होना चाहिए। यानी कि बच्चों को क्या करना है, 8वीं क्लास तक उसी के मादरी ज़बान में, मादरी ज़ुबान कहते हैं मातृभाषा, यानी कि जब आप परिवार में बच्चा पैदा होता है तो उसके ख़ानदान वाले जो ज़बान बोलते हैं, मान लीजिए भोजपुरी बोलते हैं, तो बच्चा भोजपुरी ही सीखता है, सुन सुनकर इमिटेट कर करके, नकल कर करके भोजपुरी सीख लेता है, उसे पता भी नहीं चलता है, तो वही हो जाती है उसकी मादरी ज़ुबान।
अगर परिवार वाले हिंदी बोल रहे हैं तो बच्चा हिंदी सीखता है, तो उसका हिंदी हो जाएगा मादरी जुबान। अमेरिका में जाएंगे तो परिवार वाले इंग्लिश बोलते हैं, बच्चा इंग्लिश बोलने वाले खानदान में पैदा होता है और इंग्लिश बोलना शुरू कर देता है, तो उसके लिए हो जाएगा मादरी जुबान। और अगर अमेरिका का बच्चा इंडिया में आएगा और यहाँ पर आकर के सोचेगा कि हम भोजपुरी सीखें, तो भोजपुरी सीखने के लिए उसे थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा दूसरी ज़बान। लेकिन मादरी ज़बान अमेरिका के बच्चे के लिए क्या होगा? इंग्लिश। भारत के बच्चों के लिए क्या होगा? या तो हिंदी, नहीं तो भोजपुरी, अपने बिहार की अगर मेनली बात की जाए तो यहाँ पर कहा गया है हक तालीम के एक्ट 2009 में कि आप 8वीं जमात तक यानी कि 8वीं क्लास तक बच्चों को उसकी मादरी जुबान, जो उसकी मातृभाषा है ना, उसी में तालीम देंगे, यानी कि शिक्षा देंगे। बच्चा अगर भोजपुरी बोलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी आप बोलिए, लेकिन ऐसे समझिए कि बच्चे को समझ में आ जाए। भोजपुरी में अगर आप समझा सकते हैं तो भोजपुरी में ही बोलकर समझाइए, लेकिन 8वीं क्लास तक बच्चे को उसके मादरी जुबान में ही समझाना है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट बार सीटेड देंगे, फर्स्ट बार दें, या फिर कुछ ऐसे भी एस्पिरेंट है जो 1-2 बार अटेम्प्ट कर चुके हैं फिर भी नहीं निकला, तो कोई दिक्कत नहीं है। इस बार आप पूरा जी जान लगा दीजिए। और वैसे भी उर्दू की पहले ही क्लास में शुरू कर चुकी हूँ, ये बैच अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, पहले ही मैंने स्टार्ट कर दिया है, तो सिलेबस तो टाइम टू टाइम कंप्लीट होगा ही, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। 59 आया है मैम जी, हमें प्राइवेट कॉलेज मिलेगा या नहीं? 59 पर तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मुश्किल है, 82+ चाहिए। चलिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसी हक के तालीम के एक्ट 2009 में कहा गया है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल जो प्रारंभिक शिक्षा देने वाला जो स्कूल होता है, प्राइमरी 1 to 5 के लिए, तो इसमें कहा गया है कि प्राइमरी स्कूल जो होगा वो इंसानी आबादी से 1 किलोमीटर दूर होना चाहिए, और जो मिडिल स्कूल होगा वो इंसानी आबादी से 3 किलोमीटर दूर होना चाहिए। कितना किलोमीटर? प्राइमरी स्कूल जो है वो जो इंसानी आबादी है यानी कि जो गांव है, गांव से 1 किलोमीटर दूर, और जो मिडिल स्कूल है वो गांव से 3 किलोमीटर दूर। ये इसी एक्ट में कहा गया था। साथ ही साथ तलबा और उस्ताद का तनासुब भी, यहाँ पर रेशियो भी बताया गया है, अनुपात कितना होना चाहिए। अगर प्राइमरी सतह की बात करें यानी कि प्राइमरी लेवल पीआरटी वालों के लिए बात की जाए, 1 to 5 वालों की, तो अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे पर यानी कि 30 तलबा पर, 30 शागिर्दों पर एक उस्ताद होना चाहिए, यानी कि 30 बच्चे पर एक टीचर। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्राइमरी सतह में 60 तलबा है, तो बताइए शिक्षक यानी कि असातिज़ा की तादाद कितनी होगी, संख्या कितनी होगी? तो सोचिए, 30 पर जब एक टीचर है, 30 बच्चे पर एक टीचर, तो 60 बच्चे पर कितना टीचर? तो 2 टीचर। अब इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है कि 65 तलबा है तो उस्ताद की संख्या कितनी होनी चाहिए, यानी कि तादाद कितनी होनी चाहिए? तो जब 60 से ऊपर हो गया तो याद रखिएगा टीचर्स की संख्या 3, 30 के लिए 1, 60 के लिए 2, और अगर 60 से ऊपर हो गया 65 कर दिया तो कंफर्म है कि 3 शिक्षक चाहिए ही चाहिए, 3 टीचर चाहिए ही चाहिए। ये चीज आप अपने माइंड में फिट कर लीजिए, ठीक। और हाँ, ये भी कहा गया है कि अगर बच्चे 200 से ज्यादा हैं तो 40 बच्चों पर एक टीचर हो सकता है, यानी कि बच्चों की संख्या ज्यादा है, 200 से ज्यादा संख्या है बच्चों की, तो 40 बच्चों पर एक टीचर। मिडिल लेवल की बात की गई है, यानी कि मिडिल स्कूल में 35 बच्चों पर एक शिक्षक, यानी कि 35 तलबा पर एक टीचर, एक उस्ताद का होना जरूरी है, ठीक। तो ये चीज आप याद रखेंगे, ठीक। आप बताइए प्राइमरी लेवल पर यानी कि प्राइमरी स्कूल में कितने बच्चों पर कितना शिक्षक? तो 30 बच्चों पर एक शिक्षक। मिडिल स्कूल में 35 बच्चों पर एक शिक्षक, ये याद रखना है। आगे देखिए, बात की गई है यहाँ पर पढ़ाने का वक्त भी डिसाइड किया गया है। यहाँ पर बच्चों को कितना घंटा पढ़ाना है,
तो दर्जा 1 से 5 यानी कि प्राइमरी लेवल की बात करें पीआरटी वालों की, तो दर्जा 1 से 5 यानी कि क्लास 1 to 5 वाले बच्चे हैं ना, उनको आप पर ईयर यानी कि 1 साल में बताया गया, 1 साल में 200 दिन आपको पढ़ाना है, 200 दिन। और 200 दिन को ये घंटा में भी बताया है, 800 घंटा। कितना घंटा? 1 साल में कितना घंटा आपको पढ़ाना है पीआरटी वालों को, 1 to 5 वालों को? तो 800 घंटा। अब इसको हफ्ता में निकाल लीजिएगा, एक हफ्ता में कितना होगा? 45-40 घंटा हो जाएगा एक हफ्ता में, और उसको 7 से डिवाइड कर लीजिएगा तो एक दिन का आप निकाल सकते हैं। बट ये ईयर का लेकर के चला है, 1 साल 1 वर्ष का बताया है, ठीक। तो 1 to 5 वालों के लिए जो होगा वो कितना? 1 साल में 800 घंटा पढ़ाना है। और दर्जा 6 to यानी कि क्लास 6 to 8 वालों को 220 दिन यानी कि 1000 घंटा। 6 to 8 वालों को, 6 to 8 वाले जो बच्चे हैं, 6 से 8वीं क्लास तक के बच्चों को 1 साल में कितना घंटा पढ़ाना है? तो आपको 1000 घंटा पढ़ाना है। ये लिखा गया था इस एक्ट में। ठीक, अब देखिए यहाँ पर उस्ताद का फरीजा यानी कि उस्ताद का क्या फर्ज होना चाहिए, एक टीचर का क्या फर्ज होना चाहिए अपने बच्चों को लेकर के, ये बताया गया है। तो देखिए, स्कूल जाने में बाकायदगी और वक्त की पाबंदी। पहली बात, स्कूल जाने में आप बाकायदगी के साथ जाएंगे यानी कि पूरे कायदे के साथ, ड्रेस वगैरह जो भी आपको मिला है, आपका जो ड्रेस है, आप टीचर की तरह दिखने चाहिए। अब ये नहीं कि पूरा स्मार्ट, औरत और मर्द दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों के लिए कहा गया है, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, बाकायदगी के साथ जाना चाहिए, ड्रेसिंग अच्छी होनी चाहिए, सरकारी स्कूल के आप टीचर लगने चाहिए, ठीक है। बढ़िया से चश्मा वगैरह लगा लीजिएगा और एक कलम यहाँ पर खोस लीजिएगा, धीरे से डाल दीजिएगा कलम। और औरतें क्या करेंगी, जो भी है उनका सूट या फिर साड़ी वो पहन लेंगी। और सरकारी स्कूल का जिस तरह से जो भी नियम और कायदा है उस हिसाब से आपको चलना है, बाकायदगी के साथ रूल को फॉलो करना है, ठीक है। तो जितनी भी महिलाएं हैं यानी कि औरतें हैं, उनको क्या करना है, अगर वो साड़ी पहनती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, साड़ी ही पहनेंगी, सूट पहनती है तो सूट पहन करके जाएंगी। और कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा जो है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक्स्ट्रा मेकअप वगैरह नहीं, कम मेकअप लगा करके जाना है, ठीक है। और बच्चों, अपने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि जब आप पढ़ाएंगे ना, चाहे आप पीआरटी वाले हों, चाहे टीजीटी वाले हों, चाहे पीजीटी वाले हों, बच्चों को जब आप पढ़ाएंगे ना तो बच्चे अपने बच्चे की तरह लगने लगते हैं, ठीक है। तो पूरा फोकस करना है कि बच्चों को कैसे डेवलप करें, कैसे उनका विकास हो, इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो स्कूल जाने में बाकायदगी और वक्त की पाबंदी होनी चाहिए, बिल्कुल वक्त पर आपको पहुंचना है, लेट नहीं करना है। वेरी गुड। आगे देखिए, निसाब को चलाना और एक मखसूस वक्त पर मुकम्मल करना, यानी कि जो सिलेबस है, आप किताब बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सही समय पर उसे ख़त्म भी करना ज़रूरी है। निसाब को अच्छे से पढ़ाना, सिलेबस को पढ़ाइए बढ़िया तरीके से बच्चों को, और मखसूस वक्त पर उसको ख़त्म भी कीजिए, सिलेबस को सही समय पर आपको ख़त्म भी करना है, ये कहा गया है। और दोस्ताना और तिफ्ल मरकूज अंदाज में आपको सिखाना है बच्चों को, यानी कि बच्चे को लगना नहीं चाहिए कि आप है शिक्षक और वो है स्टूडेंट, और आप जो कहेंगे वही वो मानेंगे। ऐसे तानाशाह की तरह आपको नहीं करना है कि हम हैं बादशाह और तुम हो नौकर, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल और तिफ्ल मरकोज अंदाज में पढ़ाना है। इट मीन्स अच्छे से प्यार से समझाते हुए, दोस्त की तरह बन करके हंसते खेलते हुए आपको बच्चों को बताना है, समझाना है और सिखाना है। तो ये बात कहा गया है, ठीक। तो ये पूरा था हक के तालीम का एक्ट। किसी भी तरह का कोई भी डाउट तो नहीं है, एक बार चैट सेक्शन में लिख करके बताइए। किसी भी तरह का दुख दर्द गिला शिकवा है आज के इस टॉपिक से रिलेटेड,
इसके नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 5 में, हम लोग MCQs करेंगे इसी से रिलेटेड। यानी कि जो हक़ तालीम का एक्ट जो आज हम लोग थ्योरी समझे, टॉपिक को पढ़ें और समझें, इससे MCQs करेंगे कि कैसे कैसे सीटेट में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये अगले क्लास में पता चलेगा। यानी कि अगले क्लास में ढेर सारा MCQs होगा इस टॉपिक से रिलेटेड, हक़ तालीम के एक्ट से हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन करेंगे अगले क्लास में, MCQs। नो मैम, शुक्रिया। स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका PDF तो मिलेगा ही आप लोगों को, लेकिन फिर भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ले लीजिए, हो गया।